जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद मराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा डिस्कशन होगा हिंदी के 11 नंबर के प्रैक्टिस सेट पर। इसे आप टेस्ट पेपर भी कह सकते हो। यहाँ पर बेटा टोटल नंबर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और आप सभी को चैलेंज है 45 प्लस पहुँचना है हर दशा में। अगर 45 प्लस पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं जो पुलिस और एसआई की जो वर्दी है ना, वो आपका इंतज़ार कर रही है। मतलब इसके उतना ही आप करीब होते जाएंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन शानदार होने वाला है। हिंदी का यह प्रैक्टिस सेट है। ओके बेटा, प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वनाम है। बेटा सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द बेटा क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। यहाँ पर जो घर दिया गया है ना, ये बेटा एक आपकी संज्ञा है। तो जब संज्ञा है तो ऑप्शन नंबर ए तो कट हो जाएगा क्योंकि सर्वनाम पूछा गया है। आप यहाँ पर क्या है बेटा? सर्वनाम है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आपका बेटा निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगर पहाड़ की बात करें तो पहाड़ भी बेटा आपका क्या है? संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। ओके। अगर नदी की बात करें तो यह भी आपके संज्ञा में ही आती है। अब डेडिकेटेड वीडियो भी बना हुआ है कि कौन सी जातिवाचक। अगर हम बात करें संज्ञा की तो बेटा संज्ञा के जो मुख्य भेद है ना, वो बेटा 3 है। मुख्य भेद कितने हैं? 3 है। और कुल भेद कितने हैं? 5। ओके, चलिए इतना जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? बेटा विशेषण वे शब्द होते हैं जो आपके संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने का काम करते हैं। ठीक है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने का काम करते हैं। और आपसे पूछा गया है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है। चलिए देखते हैं। राम जाता है, यहाँ पर राम आपका करता है। इसके बाद ये सब क्रिया का मामला है। सो यहाँ पर विशेषण तो दिया नहीं गया। ऑप्शन नंबर ए कट हो जाएगा। सीता फल खाती है। सीता यहाँ पर आपका करता है। फल यहाँ पर आपका क्या है? कर्म है। खाती है आपका क्या है? क्रिया है। यहाँ पर भी आपका विशेषण नहीं दिया गया। मेरी गाय काली है। ये जो काली है ना, यही तो भैया क्या है? विशेषण है। और जब यही आपका विशेषण है सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 2 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 1 का कौन सा सही था बेटा? बी सही था। और यहाँ पर 2 का क्या है? सी राइट आंसर है। ठीक, चलिए तो विशेषण समझ गए ना आप सभी? ओके बेटा, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है ने किस कारक चिन्ह के अंतर्गत आता है? आप सभी जानते हैं कि जो हिंदी में आपके कारक हैं उनकी संख्या बेटा 8 है। दूसरी बात, कारक की अगर हम परिभाषा की बात करें तो वाक्य में जो कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होता है, इनको जोड़ने का काम कौन करता है? तो बेटा कारक ही करता है इन सबको जोड़ने का काम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। कर्ता कारक भी होता है आपका, कर्म कारक भी होता है, करण भी होता है, संप्रदान भी होता है, अपादान भी होता है, संबंध भी होता है, अधिकरण भी होता है, संबोधन भी होता है। ये 8 आपके कारक होते हैं। अब कह रहा है ने, तो ने जो होता है ना बेटा, ये आपका बनता है कर्ता ने। मतलब जो आपका कर्ता है ना, इसका जो कारक चिन्ह होता है ना, वो क्या होता है बेटा? वो ने होता है। सो यहाँ पर ने ही आपका दिया गया है और आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। करण बेटा, करण का जो कारक चिन्ह होता है वो आपका से होता है। लेकिन ये जो से होता है ना, ये अलगाव को प्रदर्शित नहीं करता। अलगाव की अगर अवस्था होगी तो वहाँ पर अपादान कारक होगा, ध्यान रखना। तो से अलगाव का भाव नहीं दर्शाता है। ठीक है। कर्म कारक में आपका क्या होता है बेटा? को दिया गया होता है। और संप्रदान में को दिया गया होता है, लेकिन एक्चुअली में ये को जो है ना बेटा, ये के लिए के अर्थ में दिया गया होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ लिखा हुआ यहाँ पर, इसका एक्चुअली में कह रहा है उच्चारण स्थान कौन सा है? 4 नंबर का प्रश्न है। तो बेटा जो ये ओ दिया गया है ना, इसका जो उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ के अंतर्गत आता है। ध्यान से इसे बोल के देखना, कहीं ना कहीं कंठ का भी प्रयोग करोगे। ओ ओ ओ, गोल गोल ओंठ भी घूम रहे हैं और यहाँ पर खिंचाव सा, ऐसा घिसन सी महसूस हो रही, घर्षण सा महसूस हो रहा है। आप बोल कर चेक कर लीजिए। सो ऑप्शन नंबर डी है
ओ है या फिर औ है तो वो आपके इसी में आता है, कंठोष्ठ के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। दंत वर्ण अच्छा पूछना चाह रहा होगे। दंत वाले बेटा वो होते हैं ता था दा धा, ता था दा धा, तथ दा दा धा, तथ दा धा धा, ये आपके दंत में आते हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अगला सवाल है आपके सामने, चा और छा जो वर्ण दिए गए हैं इनका उच्चारण स्थान एक्चुअली में कौन सा है। मतलब आपका चा वर्ण भी है, छा वर्ण भी है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है, मतलब कहाँ से हम उच्चारण करते हैं। तो ये बेटा आपके तालु वर्ण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तालु वर्ण के अंतर्गत आपका चा भी आता है, छा भी आता है, जा भी आता है, झा भी आता है और आपका इया भी आता है। ये सब आपके बेटा तालु वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और ये जो लास्ट वाला होता है इसे हम पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं या फिर अनुनासिक वर्ण के नाम से भी 5वें नंबर वाले को जाना जाता है। जैसे अंगा है, इया है, ना है, माँ है, अड़ा है ना, ये इसी में आते हैं। डेडिकेटेड एक्चुअली वीडियो बना हुआ, ज़्यादा समय दोस्तों दे नहीं सकता, इसके लिए सॉरी, क्योंकि पर पूरी क्लास हो जाएगी ना, पता लगा 50 प्रश्न जो है कम से कम 2.5 घंटे में ख़त्म होंगे, पर आप बोर हो जाओगे। ठीक है, ओष्ठ में क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में ओठ का प्रयोग किया जाता है, और कंठ में जिनमें कंठ का प्रयोग करते हो, क अंगा वाला इसी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है। अब कह रहा है कौन सा अघोष है और कौन सा घोष है, समझना पड़ेगा यहाँ पर। अगर बात करें कौन से वर्ण अघोष कैटेगरी में आते हैं, कौन से घोष कैटेगरी में आते हैं, तो समझना पड़ेगा भाई। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेटा अगर आप प्रत्येक वर्ग में जाओगे, आप सभी जानते हो कि आपकी हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग दिए गए हैं, और 5 वर्ग में बेटा का वर्ग भी है, चा वर्ग भी है, टा वर्ग भी है, ता वर्ग भी है और पा वर्ग भी है। इनमें टोटल नंबर आप जो वर्ण हैं वो बेटा आपके 25 है। मतलब यहाँ पर आपके कुल 25 वर्ण हैं। और इन वर्गों वाले वर्ण को ना बेटा हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्श व्यंजन के नाम से इन सबको जाना जाता है। पहली बात तो ये समझ लिया आपने। अब अघोष क्या होता है, तो जो प्रत्येक वर्ग दिया गया है, प्रत्येक वर्ग का जो बेटा पहले नंबर वाला वर्ण होता है, दूसरे नंबर वाला वर्ण होता है ना, वो आपका क्या होता है, अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का जो पहले और दूसरे नंबर वाला वर्ण होता है वो अघोष होता है। और प्रत्येक वर्ग का जो बेटा तीसरे, चौथे और 5वें नंबर वाला वर्ण होता है वो क्या होता है, वो बेटा घोष होता है। अब हो सकता है कि ये थ्योरी वाली भाषा एक्चुअली आपको समझ में ना आई हो, लेकिन मैंने वर्ण खजाना करके बनाया डेडिकेटेड वीडियो, आप चाहोगे तो आप देख सकते हो जा करके। दूसरी बात थोड़ा सा फिर भी मैं क्लियर करूंगा क्योंकि समझना जरूरी है। मान लीजिए मैंने का वर्ग को ले लिया, तो का वर्ग के बेटा जो वर्ण होते हैं वो का भी आता है, खा भी आता है, गा भी आता है, घा भी आता है और अंगा भी आता है। ये 5 के 5 का वर्ग में आते हैं। तो अब ये बेटा पहले नंबर में का पड़ता है, आपका पहले नंबर में का हो गया, खा आपका दूसरे नंबर में हो गया, गा तीसरे नंबर में हो गया, घा चौथे में हो गया, अंगा 5वें में हो गया। तो अब क्या है, ये पहले और दूसरे वाले क्या होंगे बेटा, ये अघोष के नाम से जाने जाएंगे। और ये जो गा, घा, अंगा दिए गए हैं ये घोष के नाम से जाने जाएंगे। कहने का मतलब ये है क्योंकि तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण यही यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रत्येक वर्ग की बात कर रहा है। आप चाहे का वर्ग ले लो, चा वर्ग का वर्ण ले लो, टा वर्ग का ले लो, ता वर्ग का ले लो, पा वर्ग का ले लो, आप कहीं का भी ले लो। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, इतना सारा बताने में पूरा रंग जाता है। अब हमें आंसर करना है। तो अब यहाँ पर देख रहे हो बेटा का वर्ग में ही आता है, लेकिन ये तीसरे नंबर में आता है। अगर पढ़ के देखोगे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंगा, गा बेटा तीसरे नंबर में आ रहा है तो ये तो होगा नहीं। का बेटा पहले नंबर में आता है और आप सभी जानते हो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो आपका अघोष के अंतर्गत आता है। किस में आता है बेटा? अघोष के अंतर्गत आता है, इसलिए ये आपका अघोष हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो गा दिया गया है ये आपका अघोष है, जा भी आपका अघोष है, घा भी आपका अघोष है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट है। देखो समझते नहीं हो तो कितना सारा समय एक प्रश्न में देना पड़ता है बेटा। ठीक है, तो समझा करो, समझदार बनो। समझदार बनोगे तो लक्ष्य बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? मतलब हमेशा बहुवचन में ही कौन से शब्द का प्रयोग होता है ये आपको बताना है।
प्रश्न आपका 7 नंबर का है, ध्यान से बेटा इसे देखिएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम बेटा बात करें लड़का, लड़का एक्चुअली यहाँ पर आपका बेटा एक वचन में दिया गया है, लड़का आपका एक वचन में दिया गया है और इसका बहुवचन क्या बनेगा, लड़के बनेगा। क्या बनेगा बेटा, लड़के बनेगा। लड़का का बहुवचन लड़के बनेगा, ठीक है, ओके। अब अगर घोड़ा की बात करें तो घोड़ा का जो बहुवचन है वो बेटा आपके घोड़े बन जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है कि इसे भी हम बदल पा रहे हैं, लड़का को भी बदल पा रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे जो हमारा प्राण है ना, इसके लिए बोलोगे आप कि उसके प्राण उड़ गए या फिर उसके प्राण निकल गए या फिर प्राण पखेरु उड़ गए, कुछ भी बोलो, प्राण को हमेशा आप बहुवचन में प्रयोग करोगे। और ये एक ऐसा शब्द है प्राण जो आपके हमेशा बहुवचन में होता है और इसका प्रयोग भी बहुवचन में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वधु जो दिया गया है इससे आपका बेटा वधुएं बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वधुएं बहुवचन बन जाएगा। सो ये ऑप्शन आपके सारे के सारे ऑलरेडी चेंज हो जाएंगे एक वचन से बहुवचन में। ऐसे शब्द की तलाश करना था जो बहुवचन में होता भी है और उसका प्रयोग भी हमेशा बहुवचन में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो गया। आंसू भी बहुवचन में आता है, हस्ताक्षर भी आपका इसी में आता है, सो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, बहुत पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग का मतलब हो गया पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बेटा हिंदी में लिंग जो निर्धारण है ना, वो करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप उससे पहले किसी विशेषण को लगा करके देख लो। विशेषण आपकी पसंद का हो सकता है। अच्छा पुल्लिंग का विशेषण है, अच्छी आपका स्त्रीलिंग का विशेषण है, कैसा कैसी लगा लो, समझ रहे हो, जो मन में आए सो विशेषण। विशेषण तो जानते हो ना, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, वो लगाकर आराम से चेक कर लो पुल्लिंग। चलो देखते हैं। इच्छा, अब इच्छा से पहले अगर कुल लगाओगे तो कह रहा है भैया तुम्हारी इच्छा कैसी है, ये भाई कैसी इच्छा है। तो अगर यहाँ पर हम इससे पहले कैसी विशेषण का प्रयोग कर भी लेते हैं तो कैसी बेटा स्त्रीलिंग का विशेषण है, पूंछ पुल्लिंग रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए तो आंख मूंद के हमारा क्या होगा, कट हो जाएगा। राष्ट्र, बोले ये कैसा राष्ट्र है, ये अच्छा राष्ट्र है। अच्छा भी बेटा पुल्लिंग का विशेषण है। सो पुल्लिंग की तलाश में निकले थे हम, ऑप्शन नंबर बी में आंसर पर आ गए। रक्षा, रक्षाबंधन भी आने वाला है। रक्षा, बोले कैसी रक्षा करें हम आपकी। अरे कैसी रक्षा करें भाई, कुछ तो एक्सप्लेन करो, कुछ तो बताओ हमें। सो यहाँ पर ये भी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर ये भी कट हो जाएगा। और योग्यता, अरे भैया कैसी योग्यता है इस पद के लिए, अच्छी योग्यता चाहिए, अच्छा योग्यता नहीं चाहिए, अच्छी चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर आप लगाओगे ना, अच्छी विशेषण लगाओगे इससे पहले स्त्रीलिंग का विशेषण, सो ये भी कट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मैं एक्चुअली क्या है ना बेटा, आपको आंसर कैसे निकालना है और उससे आंसर को कैसे सही टिक करना है वो हुनर मैं सिखाने आया हूँ यहाँ पर। एक्सप्लेन तो मैं करूँगा, लेकिन आप किस तरीके से अगर फंसते हो, एग्जैक्ट आंसर पता चल जाता है तो समय बचा करके आप आगे निकल जाओगे, लेकिन अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कतें होंगी। तो फिर इस तरीके से अप्लाई करके देखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में दिया गया है, मतलब यहाँ पर बेटा स्त्री जाति का बोध जहाँ पर हो जाएगा, स्त्री जाति का जहाँ पर बोध होगा वहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। ओके, अब यहाँ पर भी क्या करोगे ना, यहाँ पर भी हम विशेषण का प्रयोग करेंगे। अच्छा अच्छी, बोले अच्छा उपहार है यार, उसने उपहार दिया, बड़ा अच्छा है। अगर अच्छा है तो पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, कट हो जाएगा। मस्तक, समझ रहे हो, कैसा मस्तक, कैसी मस्तक नहीं कहोगे, कैसा मस्तक, कैसा लगाओ, विशेषण ही है, कैसा भी आपका पुल्लिंग है भाई, ये भी आपका नहीं होगा। ग्रंथ, बोले बड़ा अच्छा ग्रंथ है, दिल गदगद हो गया, भैया अच्छा पुल्लिंग का विशेषण है, सो ये भी कट हो जाएगा। रचना है, बोले बड़ी अच्छी रचना है, या कहेंगे यार कैसी रचना है, अच्छी रचना है या फिर कैसी रचना है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मैं तस्वीर देखता हूँ, यह वाक्य भूतकाल में होगा।
भूतकाल में बदलना है। बेटा आपका जो काल होता है वो एक्चुअली समय बताने का काम करता है, और समय आपका 3 अवस्थाओं में होता है, या तो भूतकाल होता है, या तो वर्तमान में चल रहा होता है, या फिर आगे भविष्य में आने वाला होता है। वही आपसे कह रहा है कि भैया इसे भूतकाल में बदलो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं तस्वीर देखता हूँ, हाँ हूँ है, ये सब मिलेंगे आपको। एक्चुअली ये वाक्य आपका बेटा वर्तमान काल में दिया गया है, और इस वाक्य को आप क्या करेंगे, भूत बनाने वाले हैं, मतलब पिछले समय में या गुजरे हुए समय में आप बदल करके ले जाएंगे। इस प्रश्न को एक्चुअली वो आपसे ये करवाना चाहता है। ओके, तो करवाने के लिए तुम बोलो तो हम बिल्कुल कर दिखाएंगे, क्योंकि हम डरते थोड़ी ना है, क्योंकि हम वो मांझी हैं जो पहाड़ को काट दें। फिर इस प्रश्न की क्या मजाल जो हमारे सामने टिक पाए। तो अब कह रहा है मैं तस्वीर देखूंगा। यार कह रहा है मैं तस्वीर देखूंगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, यहाँ पर भविष्य की बात कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल कट हो जाएगा। मैं तस्वीर देख रहा हूँ बेटा वर्तमान में ही बात कर रहा है, लेकिन अब भी देखने का काम जारी है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं होगा। मैंने तस्वीर देखी, क्या बात है, मैंने तस्वीर देखी। सो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। देखी है मतलब देखने का काम हो चुका है। इस तस्वीर के बारे में मैं जान रहा हूँ पहले से ही, मतलब मैंने तस्वीर देखी है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका किस में बेटा, भूतकाल में है। और इसमें लिखा हुआ है मैं तस्वीर देखूं, ये भी आपका जो है भूतकाल में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 का ऑलरेडी हो चुका है। अब हम 11 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। बेटा 11 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि लड़का चिट्ठी लिखता है। अरे चिट्ठी मतलब पत्र लिखता है यार, पहले चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है ना, संदेशे आते हैं, वही वाला। तो 11 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखना बेटा। लिखता है यह वाक्य, अच्छा कह रहा है इस वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा। बेटा वाच्य ना आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका कर्तवाच्य होता है, कर्तवाच्य होता है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कथन का पूरा भार इसी कर्ता पर पड़ता है, मतलब सब कुछ बेचारा कर्ता ही संभालता। दूसरा आपका कर्मवाच्य होता है, जिस वाक्य में जो कथन का भार है वो कर्म पर पड़ता है, वो कर्मवाच्य होता है। और तीसरा बेटा भाववाच्य होता है, मतलब जिस वाच्य में भाव की प्रधानता होती है वहाँ पर आपको भाववाच्य मिलेगा। चलो अब हम तलाश करते हैं एक्चुअली कर्मवाच्य क्या बनेगा। लड़का चिट्ठी लिखता है, इसका बनाना है। ठीक है, लड़का चिट्ठी लिखता है, इसे एक्चुअली हमें कर्मवाच्य में लेके चलना है। चलो शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखना, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, लड़का ने चिट्ठी लिखा, ना ना ना, ये तो भाई कोई बात नहीं है, इसमें ऐसा कोई बात ही नहीं है। ओके, आगे क्या है, लड़के से चिट्ठी लिखी गया या लिखा गया बोलते तब भी ठीक है। अच्छा चिट्ठी के हिसाब से लिखी कहोगे, लेकिन गया बड़ा ऊर पटांग, मतलब एक तरीके से ना बोलने में हमें ढंग का लग नहीं रहा है। लड़के ने चिट्ठी लिखा, लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, या इसको हम कह सकते हैं कि लड़के के द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है। यहाँ पर जो से दिया गया है बेटा वो के द्वारा का भाव प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर मतलब लड़के द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है, ये बेटा आपके कर्मवाच्य में बदल चुका है। विशेष करके द्वारा आपको मिल जाता है, नहीं तो कर्म मिल जाता है। तो आप देखेंगे लड़के के द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है, ये कर्मवाच्य में चेंज हो गया। सो ऑप्शन नंबर डी 11 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो 12 नंबर का प्रश्न है बेटा, अशुद्ध वाक्य चुनो। देखो ध्यान से पढ़ना, आप पढ़ोगे अरे शुद्ध वाक्य चुनो, लिखा है अशुद्ध वाला चुनना है। अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है यहाँ पर आपके प्रश्न में। बेटा अगर अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, अशुद्ध वाक्य चुनना है। 12 नंबर का प्रश्न है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, बिल्कुल सही बात है। अध्यापिका ने कहानी सुनाई, सुना दिया। लड़के ने रोटी खाया, यार लड़के ने रोटी खाया, रोटी स्त्रीलिंग में है तो खाया कहाँ से होगा पुल्लिंग में भैया, ये भी स्त्रीलिंग में खाई होना चाहिए। सो बस ऑप्शन नंबर सी गलत है, और भैया गलत है, इसी वजह से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि आपसे गलत वाक्य चुनने के लिए बोला गया है। लड़की ने पत्र लिखा, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब आपके
ए वाला, बी वाला और डी वाला सही है, सी वाला गलत है, लेकिन आपका गलत का चुनाव करना है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि ईश्वर कृपा से हम सुरक्षित हैं। बेटा मान लो एक्सीडेंट बड़ा भयानक वाला हुआ, गाड़ी तुम्हारी घुस गई जा कर के और आप सुरक्षित हैं, तो समझ लेना ईश्वर कृपा से हम सुरक्षित हैं। तो क्या बोलोगे? ईश्वर की कृपा से। क्या बोलोगे? ईश्वर की कृपा से। ठीक है, ईश्वर की कृपा से हम सुरक्षित हैं, वाक्य पूरा हो जाएगा। सो की ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बेटा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शब्दकोश में सही शब्द क्रम का चुनाव करना है। अगर शब्दकोश की बात करें, जिसे आप डिक्शनरी बोलते हो, वहाँ पर जो शब्द दिया गया होता है, अगर हिंदी डिक्शनरी की बात करें, हिंदी में उसे शब्दकोश ही बोलते हैं, ओके। अंग्रेजी में उसे डिक्शनरी बोलते हैं, हिंदी में उसे बेटा शब्दकोश ही बोलते हैं। तो आपसे कह रहा है कि शब्दकोश में सही शब्द क्रम का चुनाव करना है। एक्चुअली कौन सा सही आया हुआ है, वो आपसे ये कह रहा है इस प्रश्न में। तो चलो इसका भी सामना कर लेते हैं। तो बेटा अगर इन शब्दों में जाओगे तो सबसे पहले तो आ वाला यहाँ पर भी है, आ यहाँ पर भी है, आ यहाँ पर भी है, आ यहाँ पर भी है। क्या बात है, मतलब सब में दिया गया यार। ये तो चलो एक से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता भी नहीं है। आंसर मिल जाएगा तो वहीं कर देंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे भाई। तो आ गया आपका, इसके बाद का दिया गया है, इसमें चा दिया गया है, इसमें जा दिया गया है, इसमें ना दिया गया है। क्या बात है यार, किस्मत जोरदार थी तुम्हारी। सो ऑप्शन नंबर ए सही बैठ गया। नहीं तो पता है क्या करना पड़ता, चारों ऑप्शनों को सही से रख के देखना पड़ता, उसके बाद हम सही आंसर कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि सब में सेम दिया है, ई आ सब में दिया है एक जैसा। तो चुनाव करने में थोड़ी चुनौती आ सकती थी। हालांकि इसमें थोड़ा सा बड़ा आ पहले दिया गया था, तो हो सकता है इसमें थोड़ा जल्दी कर लेते। बाकी इनमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, पर ए वाला सही है, सो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 14 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न बेटा, हथियार डालना। अब क्या हुआ, दुश्मन आ गया। राजा आम्बी ने सिकंदर के सामने पहले ही हथियार डाल दिए थे। बोले हम लड़ाई नहीं करेंगे भाई तुमसे, लेकिन राजा पोरस भिड़ गए। बोले आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। बहादुरी से लड़े, लेकिन पोरस परास्त हो जाते हैं। सिकंदर बड़ा खुश हुआ, बोले यार दमदार बंदे हो तुम, लो आम्बी वाला भी राजपाट ले लो, अपना भी ले लो, और दोस्त हो गए। तुम्हारे जैसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वही कह रहा है, हथियार डाल देना। हथियार डाल देने का मतलब क्या होता है बेटा, जीतना। हथियार डाल दोगे तो जीतोगे ना, ना जीतने का तो सवाल ही नहीं है। तैयारी कर रहे हो, हथियार डाल दिया तो जीतोगे तो है ही नहीं। आराम लेना ना भैया, हथियार डालने का आराम होता है क्या? क्रोध करोगे हथियार डाल के, बेटा काट देगा सामने वाला। हारना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आंख नदीदा काढ़े कसीदा। अरे क्या बात है, आंख नदीदा और काढ़े कसीदा, इसमें से जो लोकोक्ति है, लोकोक्ति बेटा अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, ध्यान रखना, लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होता है। लेकिन बेटा जो मुहावरा होता है ना, मुहावरा वो आपका क्या होता है, एक वाक्यांश होता है। क्या होता है बेटा, एक वाक्यांश होता है। ठीक है, ओके। तो अब कह रहा है आंख नदीदा काढ़े कसीदा। अरे क्या बात है, इसका मतलब हो गया बच्चा, योग्यता वगैरह तो है नहीं, बहुत निपुण बनना नहीं है, योग्यता वाला होना चाहिए था। साधन न होने पर भी काम कर लेना ना, सर्वदा अयोग्य। योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी बगाड़ना, मतलब कुछ उखाड़ धड़ नहीं पाया है। तुमको तमाम मिल जाते होंगे तुम्हारे आसपास ही। बोले हम वो बंदे हैं जो IAS दिए थे, सिलेक्शन भी हो गया था, छोड़ के चले आए थे, पागल कुत्ते ने काटा था, चले आए थे हैं। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वो समझ लेना, वही है आंख नदीदा काढ़े कसीदा, कुछ उखाड़ धर पाए नहीं, वही बेटा चले आए बताने के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पर समझ में आ गया आप सभी को। अगला सवाल आपके सामने है, मैंने घर जाना था, वाक्य का अशुद्ध अंश कौन सा है? मैंने घर जाना कहाँ होगा यार, मुझे या तो जाना होगा घर, मुझे घर जाना है, मैं तो कह रहा हूँ।
या मैं घर जाना चाहता हूँ। लेकिन वाक्य जो दिया गया है तो इसमें मैंने तो नहीं रहेगा, मुझे घर जाना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अशुद्ध अंश कौन सा है, तो भैया मैंने वाला ही अशुद्ध है। यहाँ पर मैंने तो नहीं होना चाहिए, मुझे होना चाहिए था, मुझे घर जाना है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द का चुनाव करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, शब्द समूह के लिए एक शब्द मांग रहा है आप सभी से, कि कह रहा है कि जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या बोलते हो लल्ला, क्या बोलोगे, तो उसे हम बोलेंगे दुर्लभ। क्या बोलेंगे, बोले दुर्लभ है भाई। मतलब ये प्राणी पहली बार हमने देखा है, बहुत दुर्लभ प्राणी है, बड़ी जो है विषम स्थितियों में देखने को मिलता है, मतलब अभी देख नहीं पाते हम लोग जो है, तो दुर्लभ है। ठीक है, जो कठिनाई से मिलता है वो बेटा क्या होता है, दुर्लभ होता है, मतलब बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, उसे दुर्लभ कहा जाता है। ओके, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। और अगला सवाल है अनिल और अनल। क्या लिखा है, दो शब्द लिखे गए हैं। एक आपका बेटा यहाँ पर अनिल दिया गया है, दूसरा अनल दिया गया है। सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म का चुनाव करना है। एक्चुअली क्या है ना बेटा, 19 नंबर के प्रश्न में अनिल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है हवा। अनिल का मतलब हवा भी होता है और इसे आप वायु के नाम से जानते हो। ठीक है, वायु के नाम से जानते हो, समीर भी बोलते हैं हम। अनल जो होता है ना बेटा, ये आपका आग होता है और आग को आप अग्नि के नाम से भी जानते हो। अब एक्चुअली क्या है ना, जो मिल जाए सो मिला लेना। तो अनिल माने होता है वायु। वायु पहले ढूंढो, इसमें पहले वायु है नहीं, पहले वायु है नहीं, पहले इसमें वायु है। लेकिन दूसरे वाले का क्या है, अग्नि है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी कट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, क्योंकि अनिल का मतलब बेटा वायु होता है, अनल का मतलब अग्नि होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। बेटा तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्दों का विकृत रूप होते हैं। मतलब संस्कृत शब्द का विकृत रूप, शब्द का विकृत रूप जो होता है ना, विकृत रूप वो क्या होता है, वो बेटा आपका तद्भव होता है। और तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ज्यों कहते हो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो आपके तत्सम होते हैं। डेडिकेटेड वीडियो इन पर भी बना हुआ है। चलो आंसर का चुनाव करना है। तद्भव शब्द एक्चुअली में है कौन सा, आपसे पूछना चाहता है। 20 नंबर का प्रश्न है बेटा, सच बता रहा हूँ ना। अचरज जो दिया गया है, बोले बड़े अचरज में हो भैया, क्या बात है, कौन तुम्हारा क्या उठा ले गया, ये तद्भव में दिया गया है। बाकी अंधकार देख लो ऐसा होता है, आशा भी ऐसी होती है, अंग रक्षक भी होता है, ये सब आपके तत्सम में दिए गए हैं। अचरज आपका क्या है, तद्भव में है। अचरज का आश्चर्य लिखा होता ना तो तुम कह देते कि भाई ये भी आपका क्या है, तत्सम है। लेकिन अचरज क्या है, एक तद्भव शब्द है। ठीक है, चलो अगला सवाल बेटा, लिखावट में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बेटा कोई शब्द दिया गया होता है और अगर शब्द के बाद में कुछ भी आप जोड़ते हो वो आपका प्रत्यय होता है। अगर शब्द से पहले आप कुछ जोड़ते हो तो वो आपका क्या होता है बेटा, वो आपका उपसर्ग होता है। मतलब शब्द के पहले कुछ भी आप जोड़ोगे तो उपसर्ग कहलाएगा, बाद में जोड़ोगे तो प्रत्यय कहलाएगा। तो अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई, बाद वाला निकालना है भैया, बाद वाला निकालना है कि सच में हमने एक्चुअली में क्या जोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखावट। लिखावट में बेटा आपका आवट प्रत्यय जोड़ा गया है। 21 नंबर के प्रश्न में आवट प्रत्यय यहाँ पर जोड़ा गया है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिख धन आवट बराबर लिखावट हो जाएगा। ठीक है, लिख धन आवट बराबर लिखावट हो जाएगा। तो आवट यहाँ पर क्या है बेटा, आपका प्रत्यय है। अगला दिया गया है पराजय में उपसर्ग बताना है। आप सभी को अभी मैंने बताया कि जो शब्द के पहले जोड़ा जाता है वो उपसर्ग होता है, मतलब पहले वाले का चुनाव करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो परा लिखा हुआ है, यहाँ पर जय लिखा हुआ है, मतलब जय से पहले हमने क्या किया है, परा जोड़ दिया है। सो यहाँ पर परा आपका क्या हो जाएगा बेटा, उपसर्ग हो जाएगा। तो प्रश्न आपका 22 है, आंसर आपका सी है। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। पराजय में परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और लिखावट में बेटा आवत प्रत्यय का प्रयोग किया गया, आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है अनुपम का
पर्यायवाची शब्द कौन सा? अनुपम का पर्यायवाची कौन सा भाई? अनुपम का पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है जो समान अर्थ देने वाले होते हैं, लगभग वो पर्यायवाची होते हैं। मतलब जो अर्थ उस शब्द का हो वही अर्थ जो शब्द आपके सामने है उसका भी होना चाहिए, तो वो आपके पर्यायवाची होते हैं। 23 नंबर का प्रश्न, 23 नंबर का है। अनुपम का मतलब होता है अद्वितीय, कोई दूसरा नहीं है उसके जैसा। सो अद्वितीय इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा डी सही हो जाएगा। जो पृथ्वी से संबंधित होता है वो आपका क्या होता है? पार्थिव होता है। ओके चलो, 24 नंबर का प्रश्न है, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कालिंदी, कालिंदी का बेटा पर्यायवाची शब्द क्या है? कालिंदी, कालिंदी यमुना को बोलते हैं क्या? कालिंदी किसको बोलते हैं भाई? यमुना को ही बोलते हैं ना। किसको बोलते हैं? यमुना को बोलते हैं। सो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची एक बताओ। वीणावादिनी होता है क्या? शारदा होता है क्या? अच्छा ठीक है, ओके। गंगा का भी आप बता सकते हो, ठीक है। लक्ष्मी जी का भी बता सकते हो, लेकिन कालिंदी बेटा आपके यमुना का पर्यायवाची है। ओके चलो, अगला सवाल आपके सामने है, उस पर भी मैं बात करता हूँ। पहले ऊपर लेकर के चलते हैं। बेटा प्रश्न है कि इत्यादि जो दिया गया है ना, इत्यादि, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि दी गई है बेटा? जहाँ पर आधा अक्षर आए ना, जहाँ पर आधा अक्षर आए और उसके बाद या वा रा और रा है। क्या है बेटा? या वा रा, मतलब आधा अक्षर आए उसके बाद यवर में से कोई भी आ जाए तो समझ लेना वहाँ पर यण संधि होती है। क्या होती है? यण संधि होती है। मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो, आज का जो वीडियो है ना, इससे पहले वाले से पहले वाला वीडियो उसी पर था। उसमें पिट की मैंने बेटा संधि की क्लास फर्स्ट पढ़ाई है, और ये आपका यण संधि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस संधि के अंतर्गत आता है? स्वर संधि के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट है बेटा या वा र। यवर से पहचान कर लेते हैं कि कौन सी संधि है। वृद्धि संधि में क्या होता है? डबल डबल मात्राएं चढ़ती हैं, ऐसे करके डबल मात्रा चढ़ती है, ऐसे करके डबल मात्रा चढ़ती है, वो आपके वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं। गुण संधि में क्या होता है बेटा? एक मात्रा वाला खेल चलता है, एक मात्रा वाला आपका जो है, शॉर्टकट बता रहा हूँ। दीर्घ संधि में आपको बड़ा आ देखने को मिलेगा, बड़ी ई मिलेगा, बड़ा ऊ मिलेगा, लास्ट दो वर्ण समीपवर्ती वर्णों के मेल के बाद इस तरीके से परिवर्तन मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ना, ये बेटा स्वर संधि के भाग हैं। ठीक है, स्वर संधि के भाग हैं। ओके चलो, 26 नंबर का प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद करना है। महोत्सव को अगर हम तोड़ेंगे बेटा तो महाधन उत्सव में तोड़ देंगे। उत्सव, तो महाधन उत्सव बराबर महोत्सव होता है, तो महाधन उत्सव जहाँ हो वही सही है। 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मन में प्रश्न होगा कि सर महोत्सव में एक्चुअली में संधि कौन सी है? तो मात्रा कितनी चढ़ी हुई है? एक चढ़ी हुई है ना, मतलब गुण संधि यहाँ पर है आपकी। कौन सी संधि है महोत्सव में? तो महोत्सव में बेटा आपकी गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। और गुण स्वर संधि भी कह सकते हो, क्योंकि स्वर संधि का ही एक भाग आपकी गुण संधि भी है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेटा शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी का चुनाव करना है। अस्पृश्यता लिखा हुआ है। अगर शुद्ध भाषा में मैं आपको बताऊं ना, तो 27 नंबर के प्रश्न में बेटा अस्पृश्यता लिखा कैसे जाता है? सचमुच में ऐसा लिखा जाता है, सचमुच, सच्ची मुच्ची में ऐसे लिखा जाता है, अस्पृश्यता। राइट ऑप्शन नंबर सी है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का नहीं है? मतलब 3 तो हैं कर्मधारय के उदाहरण, चौथा वाला नहीं है, और जो नहीं है वही हकीकत में सही है। ठीक है, तो नील गाय, नील गाय ऑप्शन नंबर 28 का ए दिया गया है, तो ये बेटा आपके कर्मधारय समास का उदाहरण है। कृताकृत भी आपके कर्मधारय समास का उदाहरण है। ओके, यहाँ पर जो आपका प्रिय सखा लिखा हुआ है, ये भी आपका जो है कर्मधारय समास है, लेकिन विद्याभ्यास मतलब विद्या का अभ्यास मतलब तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर बेटा विद्याभ्यास में आपको तत्पुरुष समास मिलेगा, ना कि कर्मधारय। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी सब आपके कर्मधारय समास के ही उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का विलोम शब्द एक्चुअली में चुनना है। विलोम शब्द कौन सा होगा? इन शब्दों का वो आपको बताना है। मतलब क्या बताना है मेरे बच्चों?
विलोम शब्द बताना है, मतलब उल्टा अर्थ देने वाले शब्द का चुनाव करना है। तो चलिए फटाक से चुनाव करते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा बड़ा, तब थोड़ा आएगा मज़ा भी। ठीक है, तो कर लिया हमने बड़ा बड़ा। ओके, चलो अब देखो प्रश्न आपका क्या है बेटा। प्रश्न दिया गया है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का जो विलोम है वो क्या होगा? अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम होता है सर्वज्ञ। क्या होता है बेटा? सर्वज्ञ होता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि चिरंतन का विलोम क्या होता है? तो चिरंतन का पर्यायवाची तो बेटा शाश्वत ही होता है, लेकिन चिरंतन का जो विलोम है वो नश्वर होता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चिरंतन का विलोम बेटा नश्वर होता है, और चिरंतन का अगर समानार्थी की बात करें तो शाश्वत होता है। 30 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विलोम का चुनाव करना है, समानार्थी का चुनाव नहीं करना। ठीक, चलो अगला सवाल है बेटा गरल। गरल, गरल जो दिया गया है इसका विलोम शब्द क्या होगा? बेटा जो गरल है ना, इसका मतलब विष होता है। गरल का मतलब क्या होता है? विष होता है। और विष का जो विलोम है क्या होता है? अमृत होता है। और अमृत का क्या होता है? पर्यायवाची सुधा होता है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर कृष की बात करें, कृष, कृष का विलोम बताना है। 32 नंबर का प्रश्न है बेटा। कृष का मतलब होता है दुबला पतला, तो हष्ट पुष्ट हो जाएगा। ठीक है, हष्ट पुष्ट ऑप्शन नंबर बी जो है 32 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि भारतीय व्रत, क्या लिखा हुआ है बेटा? भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? कह रहा है कि भारतीय वृत्ति जो दी गई है यहाँ पर, इसका संबंध किस रस से है? 33 नंबर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बेटा अद्भुत रस से इसका संबंध है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बेटा सोरठा जो हमारा होता है वो दोहा का उल्टा होता है, या फिर कह सकते हैं कि सोरठा का उल्टा दोहा होता है। बात तो वही है, किसी को भी उल्टा करके आप देख लो, जो पहले मिल जाएगा उसका उल्टा अगला वाला हो जाएगा। मान लो कि नहीं मान लो? ठीक है, तो अब सोरठा के प्रथम चरण में बेटा इनमें मात्रा का ना 11 और 13 का खेल चलता है। सोरठा में 11 13 का खेल चलता है, और जो आपका दोहा होता है उसमें 13 और 11 का खेल चलता है। तो 13 और 11 मात्राओं का खेल बेटा आपके दोहा में चलता है, और सोरठा में आपके जो है 11 और 13 मात्राओं का खेल चलता है। तो पहले में 11 होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का भेद है? बेटा जो अलंकार होते हैं ना हमारे, ये काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ अर्थ के माध्यम से बढ़ाते हैं, तो कुछ शब्द के माध्यम से बढ़ाते हैं, और कुछ उभयालंकार के अंतर्गत भी आते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है शब्द के माध्यम से जो शोभा बढ़ाते हैं अलंकार की, मतलब आपके काव्य की, वो शब्द अलंकार कौन सा? मतलब शब्द अलंकार के अंतर्गत इन अलंकारों में से कौन सा आता है, वो आपसे पूछ रहा है 35 नंबर के प्रश्न में। ध्यान से समझना बेटा, ये जो उपमा अलंकार है ना, ये आपके अर्था के अंतर्गत आता है। उत्प्रेक्षा भी अर्था में ही आता है, रूपक भी अर्था में ही आता है। सो यमक अलंकार आपके किस में आता है? शब्द अलंकार में आता है। ठीक है, शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन आता है बेटा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर अर्थालंकार की बात करें, उपमा भी है उसका भेद, और रूपक भी है, उत्प्रेक्षा भी है। ठीक है, चलो 36 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है नवल सुंदर श्याम शरीर, आगे पूरा निकाल ले भाई, पूरा दिख नहीं रहा क्या है। हाँ ठीक है, आ गया। दिया गया है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, कौन सा अलंकार है? ओके, अलंकार पूछा हुआ है, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या किया गया है बेटा? उपमा देने का काम किया गया है। कह रहा है नवल सुंदर श्याम शरीर, श्याम रूपी शरीर की सुंदरता को बता रहा है कि श्याम का शरीर किस तरीके से सुंदर है और किस तरीके से सुंदरता है। तो कहीं ना कहीं उपमा देने का यहाँ पर काम किया जा रहा है।
सजल नीरद सी कल कांति थी। इस तरीके से बातें बताई गई हैं। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट अर्थ तो यहाँ पर मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उपमा देने का काम किया गया ये मुझे पता है। सो 36 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार बिल्कुल राइट हो जाएगा। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बेटा रोला आपके छंद के अंतर्गत आता है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। 37 नंबर का प्रश्न है मेरे बच्चों। तो इसका राइट आंसर है 24। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं बेटा? 24 मात्राएं होती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने प्रश्न दिया गया है, ज़रा इसे छोटा करना होगा और पढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि ध्यान से पढ़ना और फटाफट आंसर कर देना भाई। अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं, मतलब 1 और 6 आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं, सही जगह में दिए गए हैं, उसी जगह पे लगेंगे। ओके। बीच वाले 4 अंश 11 लावा के अंतर्गत बिना क्रम, मतलब बिना क्रम के 11 लावा उल्टा सीधा दे दिए गए हैं। उनको अर्थ के अनुसार सही से आपको फिट करके बैठाना है। चारों अंशों का उचित क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। उसके बाद फटाफट क्या करना है भैया, आंसर कर देना है कि एक्चुअली में आपका कौन सा सही होगा। तो अब हम करते हैं थोड़ा छोटा। उसके बाद क्योंकि ऑप्शन को भी तो देखना है, तो अब ऊपर वाले को गायब कर दिया जाए। यहाँ 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 और ये आ गया, ठीक है। ऊपर वाले को, अरे छोटा हो गया, नाराज़ हो गया भाई, क्या बात है, क्या बात है। ओके चलो ठीक है, हो गया। 38 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। कह रहा है कि राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए, राज्यों को विभिन्न, मतलब ये जहाँ पर है ना पहले नंबर पर, ये पहले नंबर पे फिक्स है, फिक्स है, कोई चेंजमेंट नहीं है। लास्ट वाला जो दिया गया है ना, ये भी आपका क्या है, ये भी फिक्स है, कोई चेंजमेंट नहीं है। आप चेंजमेंट आपको या में करना है, रा में करना है, ला में करना है, वा में करना है। ये मतलब आपका शुरुआती वाक्य रहेगा, ये लास्ट वाला रहेगा, बीच में इनको सेट करना है कौन सा सीधे क्रम में आए। तो बेटा राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से, योजना आयोग के माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं, उनका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों का संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। हाँ बन तो गया यार, बन गया बन गया बन गया, क्या बात है। देखो राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के द्वारा, मतलब इसे 2 नंबर में हम रखेंगे। 1 नंबर में हमारा देखो ये पहले नंबर में तो था ही, 2 नंबर में बेटा आपका ये आ जाएगा कि योजना आयोग के माध्यम से जो कुछ संसाधन मिलते हैं, ये तीसरे नंबर में आ जाएगा, जो भी मिलते हैं। तो इन संसाधनों का उद्देश्य एक्चुअली क्या होता है, ये 4 नंबर में आ जाएगा। देश के विभिन्न भागों, ये 5 नंबर में आ जाएगा। भागों का संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, ये आपका 6 नंबर में बना रहेगा। मतलब एक उस सबसे पहले इसको रखोगे, फिर ये वाली भाषा को रखोगे, फिर इस भाषा को रखोगे, फिर इसको रखोगे, फिर इस भाषा को रखोगे, लास्ट में इसको रखोगे, बन के तैयार हो जाएगा। तो क्रम हमारा क्या लगा, पहले आपका कौन सा आ रहा है, रा वाला आएगा। तो रा वाला कहाँ कहाँ दिया गया है, इसमें रा से शुरुआत नहीं है, इन सब में रा से शुरुआत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल 38 में सही हो जाएगा। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन आंसर आराम से हम ढूंढ के निकाल सकते हैं। एक प्रश्न ऐसा आपको परीक्षा में मिलता है। चलो यहाँ पर 2 प्रश्न डाल दिए हैं, तो चलो बहुत बढ़िया है, हो सकता है और भी डाल दिए हों। कभी कभी क्या होता है ना कि ज़्यादा प्रश्न भी डाल देता है। ओके, अब यहाँ पर भी वही कह रहा है कि आपके 11 लावा को मिला करके रखना है, और आप बताओ क्या मिलाकर रखने वाले हो, ये आप बताओगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, कुल मिलाकर आत्मरक्षा की रपट और पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों के मामले में महिला आयोग निपुण किया जाता है। ये सब पूरा पूरा लिखा है। मतलब ये वाला जो दिया गया है ना, अच्छा ओके, अभी मैंने फिक्स नहीं किया तो कहाँ से फिक्स होगा। ये पहला वाला बेटा आपका फिक्स है, और ये जो लास्ट वाला निपुण किया जाता है, ये भी आपका क्या है, फिक्स है। इनको हिलाना डुलाना नहीं है, वो पहला रहेगा वो छठवां रहेगा, बीच में 4 है, इन्हीं में हेरा फेरी करोगे आप लोग।
तो अब कह रहा है कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में, हाँ ये सही है यार, कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में, मतलब इसको पहले नंबर में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, वो आपका पहले नंबर में रहेगा, उससे मतलब नहीं है, छठवें में रहेगा हमको मतलब नहीं है, हम पहला इसको दे रहे हैं कि शुरुआत में हम इसको पढ़ने के बाद इसको रखेंगे। ओके, यहाँ तक पहुँच गए। फिर कह रहा है के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की, ये आपका 2 नंबर में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद बातों से यही निष्कर्ष निकलता है, ये बेटा आपका 3 नंबर में जाएगा, तो जो बचा है ना ये 4 नंबर में जाएगा। तो एक चीज़ तो समझ में आई कि जो क्रम होगा ना ऑप्शन में, वा से शुरू होना चाहिए। वा से कौन कौन शुरू हो रहा है, ये वा से शुरू नहीं हो रहा है, ये भी वा से शुरू नहीं है, ये भी वा से शुरू नहीं है, ये वा से शुरू है। ऑप्शन नंबर सी 39 का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन आंसर निकल आते हैं, लेकिन क्या करोगे, करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि होशियार बच्चा बनना है तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल बेटा 40 नंबर वाला दिया गया है, इसे भी आप सभी ध्यान से देखिएगा। 40 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखो इसमें ये जो पहला वाला है ना बेटा, ये आपका फिक्स रहने वाला है, कोई चेंजमेंट नहीं करना है। और ये जो लास्ट वाला दिया गया ये भी आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, ये भी फिक्स रहेगा, इसमें भी कोई चेंजमेंट आप नहीं करने वाले हो। बदलाव आपको इन्हीं में करना है, 11 अलावा वाले में ही 4 में से बदलाव करना है आगे पीछे। तो अब 40 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी, गौशीतला थी, इसका शिकार हो जाता था और उसके आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता है। अच्छा, ये पूरा दिया गया है, हाथों में छोटे छोटे घाव और फुंसियाँ हो जाती हैं, ये पूरा दिया गया है। पहला फिक्स है, लास्ट फिक्स है, बीच में सुधार करना है कि एक्चुअली क्या राइट आंसर होगा। तो बेटा तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी, गौशीतला, मतलब ये पहले नंबर पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जाएगा। ऐसी आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला, हाँ गाय का बीमार दूध का गाय पीने वाला, ना ये नहीं, गौशीतला इससे रिलेटेड होगा। प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता था, हाँ ये सही है, ये 2 नंबर में जाएगा। प्रायः यह रोग कहाँ होता था बेटा, गाय के थनों में हुआ करता था। इसके बाद आम धारणा थी कि बीमार गाय का लोग दूध अगर पी लेते थे तो ये 3 नंबर में चला जाएगा, तो वो व्यक्ति इसका शिकार हो जाता था, ये 4 नंबर में चला जाएगा। और उसके हाथ में छोटे छोटे घाव फुंसियाँ होती, ये बिल्कुल सही है। तो मतलब पहले नंबर में कौन सा आपका गया, या वाला गया। या वाला कौन सा है, तो या वाले तो बेटा 4 के चारों हैं, और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहले आपका कौन सा आएगा, 1 नंबर के हिसाब से पहले या आएगा, मतलब सबसे पहले या आएगा। इसके बाद 2 नंबर किसको दिया है आपने, वा को, वा आएगा। तो या के बाद वा कहाँ है, या के बाद में इसमें रा दिया गया है, कट हो जाएगा। या के बाद में ला दिया गया, ये भी कट हो जाएगा। या के बाद में वा दिया गया है, तो वा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, 40 का बी हो जाएगा। थोड़ा समय लगता है मेरे बच्चों, लेकिन क्या करोगे, पढ़ना पड़ेगा ना। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे तो जल्दी से चुनाव हो जाता है, वो तो आपके सामने वहाँ रखा होता है, जल्दी से आप लोग बता देते हो। यहाँ पर बार बार आगे पीछे करके देखना होता है ना, इसलिए थोड़ा सा वक्त क्या होता है, लग जाता है। दूसरी बात आपको समझाना भी तो है, इसलिए थोड़ा सा वक्त मैं दे भी देता हूँ ताकि बच्चे मेरे समझ पाएँ। अगला प्रश्न है, से थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। हाँ, अब देखो बेटा प्रश्न, आग राजकुमार द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी जिसका सिनेमा घरों में प्रदर्शन 1948 ईस्वी में हुआ था। उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि यह 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आने वाला है। इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी दी गई है जो अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामिनी कौशल और निगार सुल्ताना एक्टिंग करती हैं। इस फिल्म के लेखक इंदर राज आनंद और छायाकार BN रेड्डी होते हैं। संगीत पृथ्वी थिएटर्स के स्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था इस फिल्म का, और इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव
आगे की सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में भी देखने को मिलता है। मेरा नाम जोकर में भी देखने को मिलता है, आदि में देखा जा सकता है आग फिल्म का प्रभाव। आग फिल्म देखी होगी आप सभी ने, ठीक है, नहीं देखी तो मैं नहीं कहूँगा देख लेना भाई, आपकी मर्ज़ी। ऐसे बेटा प्रश्न करना होता है ना, तो आप सभी को क्या करना होता है, आपको प्रश्न पढ़ लेने होते हैं, उसके बाद इस गद्यांश को पढ़ना होता है या पद्यांश को पढ़ना होता है, फिर आंसर हमें करना होता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट आंसर करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, आपने गद्यांश को पढ़ लिया, ध्यान से समझ लिया, अब आंसरों की बारी है। आग नामक फिल्म का प्रदर्शन किस वर्ष हुआ था? चिल्ला चिल्ला के बोला है। 1948 में हुआ था, 1948 में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आग जो नामक फिल्म है, इसका प्रदर्शन बेटा 1948 में हुआ था। इस फिल्म की कथा किस पर आधारित है? क्या बच्चों पर थी, महिलाओं पर थी, नौजवानों पर थी, या फिर सैनिकों पर? बेटा नौजवानों पर आधारित थी यह फिल्म। सो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर? सी है। 42 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। गद्यांश के अनुसार ही चलना है, अपना दिमाग बिल्कुल खर्चा नहीं करना, क्योंकि अपना खर्चा कर दिया कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, समझ लेना गड़बड़ हो जाएगा। गद्यांश को ही अपने आप में पूर्ण सत्य मानते हुए आंसर हमें करने हैं। निम्नलिखित में से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है? आप देखो फंसाएगा कि नहीं फंसाएगा। आग फिल्म में आपको 3 नायिकाएँ मिली थी, एक कामनी कौशल भी थी, एक नरगिस भी थी, निगार सुल्ताना भी थी, बेटा मधुबाला नहीं थी। सो ऑप्शन नंबर बी 43 का सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कौन नहीं थी। नहीं कौन थी? मधुबाला नहीं थी, बाकी सबकी सब थी। आग के प्रदर्शन के समय राजकुमार की उम्र 23 साल का बच्चा है ना। सो ऑप्शन नंबर कौन सा था? डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो पैराग्राफ भाई ठीक ठाक था, और नन्हे मुन्ने बच्चे आपका लगा लेंगे, और आप थोड़े से बड़े भी हो चुके हैं तो आप तो बिल्कुल लगा लेंगे इसको, ठीक है। तो कह रहा है इस फिल्म का प्रभाव राजकुमार की कौन सी फिल्मों में देखने को मिलता है? तो कौन सी फिल्म में मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं। 45 का बेटा जानते हो, सत्यम शिवम सुंदरम में देखने को मिलता है। ओके, सो मेरा नाम जोकर में भी मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं जोकर वाली। सो सत्यम शिवम सुंदरम राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 40 नहीं 45 प्रश्नों को हमने क्या किया? सफाया कर दिया, उनको साफ कर दिया। अब भैया अगली रचना की बारी है। अगली रचना की क्या मतलब, अगले प्रश्न की बारी है, और वो है प्रेम सागर। प्रेम रूपी सागर किसकी रचना है? मतलब प्रेम सागर किसकी रचना है? 46 नंबर का प्रश्न कह रहा है, तो इसमें आपको बताना है लल्लू लाल की रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है? 46 का बेटा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। विनय पत्रिका रचना किसकी है बेटा? तो ये तुलसीदास की रचना है। इसकी भाषा कौन सी है? आपसे पूछी गई है 47 नंबर के प्रश्न में। तो बेटा विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कौन सी है? ब्रज भाषा। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा 47 का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका दिया गया है आदिकाल को वीर गाथा काल किस व्यक्ति ने कहा था? आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से किसने संबोधित किया था? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा था आदिकाल को वीर गाथा काल। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 48 का बेटा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? महादेवी की रचनाएं बेटा बहुत पूछी जाती है। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है, यामा के लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर दिया गया है कि वर्मा की कृति कौन सी है, वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो 49 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। निहारिका रचना बेटा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। बाकी अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं बहुत पूछी जाती है। यामा भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछी जाती है। गिल्लू भी है, गिल्लू इन्होंने पाल रखा था, ठीक है, उनके बारे में इन्होंने लिखा है कहानी। तो समझ सकते हो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कामायनी बेटा आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला क्या लास्ट है आपका सवाल, और लास्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा
हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ध्यान रखना, बोली कहो या भाषा कहो, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। कौन सी बोली या फिर उसे आप भाषा कहोगे, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ध्यान से सुनिएगा, कौन सी है इन सब में से? आंसर अभी आपको मिल जाएगा, 50 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से समझना। कन्नौजी है। हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं हैं, ओके, और बोलियों में कन्नौजी आती है। बांगरू भी आती है, इसके बाद अवधी भी आती है, लेकिन तेलुगु नहीं आती। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? गलत होगा, लेकिन हकीकत में यही सही है, क्योंकि आपसे गलत वाले आंसर के चुनाव की बात की गई है। वीडियो बेटा आपका समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है आपके सुझाव का। बाकी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक तो करके ही जाना है। कंजूसी ऐसी किस काम की कि मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आप मेरे लिए एक थम्स अप नहीं खड़ा कर सकते, एक कमेंट नहीं लिख सकते? और पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय।